हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना एक और कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करेंगे और ये बेहद इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे चैप्टर तो सारे इम्पॉर्टेंट है बट ये चैप्टर से एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है। चैप्टर का नाम आपको पता ही होगा, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये चैप्टर कराने का मेरा एक ही मकसद है कि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो पीछे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन हमारे पास 2 से 3 विद्यार्थियों ने भेजा है कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करा दीजिए। ये क्वेश्चन आपका इसी चैप्टर का है। जो बड़ी सी लैंग्वेज आप देख रहे हो, ये चुटकियों का क्वेश्चन होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको यही चैप्टर पढ़ाऊंगा। इम्पोर्टेंट है, अंत तक बने रहना। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि माध्य क्या होता है। तो सबसे पहली बात जो आपको मैं बताऊंगा, ये माध्य क्या होता है, इसको आप पहले समझ लीजिए। माध्य, माध्य कह लो या आप इसी को औसत भी कह सकते हो। तो इस बात को आपको याद रखना है, चाहे मैं माध्य कहूँ चाहे औसत कहूँ, ये इक्वल होता है, ये दोनों सेम होते हैं। ये माध्य क्या होता है, तो माध्य होता है किसी चीज़ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी चीज़ को बराबर बांटना माध्य कहलाता है। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास 10 रुपए हैं और हमें 5 लोगों में बराबर बांटने हैं, तो कहने का मतलब हम प्रत्येक को 2-2 रुपए देंगे ना, वही क्या हो जाएगा, माध्य। माध्य वो चीज़ होती है जो जितना भी कंटेंट है उस कंटेंट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, इक्वल समान बांटना, क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है। ठीक है। माध्य बराबर होता क्या है, माध्य कह लो या औसत कह लो, इसका बराबर होता है कुल योग, कुल पदों का योग। जितनी भी पद दी गई हैं उनका आपको क्या लिखना है, कुल पदों का योग, और बटे में क्या हो जाता है मेरे भाई, कुल पदों की संख्या। बस यही माध्य होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब यहाँ से आप एक चीज़ और निकाल सकते हो। अगर आपको योग निकालना है, क्या निकालना है, योग, तो आप इसको इस तरफ भेजोगे तो ये इधर आ जाएगा गुणे में। यानी मैं आपसे इतना कह दूं कि जो कुल पदों का योग अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँगा कि कुल पदों का योग क्या होगा, तो आपको पता है कि ये आएगा इधर गुणे में। यानी ये है माध्य कह लो इसको, या फिर आप इसको औसत कह लो जिसको एवरेज कहते हैं, और यहाँ से ये गया, इससे गुणा करा देगा कुल पदों की संख्या से। बस इतनी बात आपको याद रखना है और यही से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। जब भी कभी आपको कुल पदों का योग निकालना होगा तो जो भी माध्य दिया है या जो भी औसत दिया है उसमें नंबर ऑफ डेज कितने हैं, यानी पदों की संख्या कितनी है, उससे गुणा करा दोगे तो आपको टोटल योग पता चल जाएगा। जब माध्य की बात करेगा तो जितने भी पद दिए गए हैं उनका आपको योग करना है और पदों की संख्या से भाग कर देना है। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं थोड़ा सा इसमें आगे बता देता हूँ। शुरुआत में ही मैं आपको बेसिक बता देता हूँ ताकि जब मैं आगे आपको बढ़ूँ तो बस बेसिक की ज़रूरत ना पड़े, हम सीधे क्वेश्चन करें। माध्य आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ माध्यिका क्या होता है। माध्यिका होता है बीचों बीच की संख्या। दूसरी चीज़ आपको क्या सीखना है, ये माध्यिका। मीडियन क्या होता, तो मीडियन होता है कि बीचों बीच की वो है संख्या ही क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। मीडियन जैसे मैंने कहा 1, 2, 3, 4 और 5, हमने कहा माध्यिका क्या होगी, तो माध्यिका बीचों बीच की संख्या होती है माध्यिका, ये कहलाएगी माध्यिका। लेकिन ये कैसे, तो इसके लिए कुछ लॉजिक होते हैं, उन लॉजिक को आपको समझना है। माध्यिका से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आंकड़े क्या होते हैं। आंकड़े आपको पता ही होगा, आंकड़े मतलब किसी चीज़ का हम अनुमान लगा लें। जैसे हमको पता है कि हम मान लिया एक महीने में 4000 रुपये पढ़ा के कमा लेते हैं, मान लिया, ऐसी बात, ऐसा सच भी हो सकता है ना। तो इस बात से मैंने आपको क्या बताया कि हमने इन सारी चीज़ों को क्या किया,
आंकड़े मान लिए कि मान लिया हमने कहा कि भाई 1000 रुपये में कोचिंग जाऊंगा तो हमारा उसका खर्चा हो जाएगा आने जाने का। दिन मैंने कहा कि मुझे 2000 रुपये की बुक लेनी है और मैंने कहा 1000 रुपये अपनी सेविंग के लिए हमें रखने हैं। तो ये हमने क्या लगा दिया, अनुमान लगा लिया। ये हमारे आंकड़े हैं, तो यही हमारे आंकड़े हैं। आंकड़े का मतलब होता है कि कोई चीज़ का हम अनुमान लगा देते हैं तो वही आंकड़े कहलाते हैं। अब मैं पूछूंगा इसका माध्यिका क्या होगा, तो आप ऐसे नहीं निकाल सकते हो इसकी माध्यिका। इसकी माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन आंकड़ों को आप दो हिसाब से लिखते हो। आंकड़े व्यवस्थित करने के लिए आपको या तो आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा, इस बात को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और या फिर आपको इनको अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। आप चाहो तो इनको आरोही क्रम में लिख सकते हो। आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में। और कोई चीज़ कब बढ़ेगी, जब पहले छोटी लिखेंगे देन उससे बड़ी तो वो बढ़ती क्रम में हो जाएगी। अवरोही का मतलब होता है सर घटते हुए क्रम में। अब यहाँ पर आप देखो जो मैंने एग्जाम्पल दिया, ये ऑलरेडी चीज़ बढ़ते हुए क्रम में लिखी है, मीन्स आरोही क्रम में लिखी है, तो ये हमारी यहाँ से डायरेक्ट मैंने माध्यिका बता दी है, बीच की होगी। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा कि ये आंकड़े नहीं लिखे हैं वर्गीकृत, व्यवस्थित नहीं है, क्योंकि पहले 2000 को आपको बाद में ले जाओ या पहले, बाद में ले जाओगे तो आरोही क्रम में आएगा, पहले लाओगे तो ये अवरोही क्रम में आएगा। तो जब आप इनका आंकड़े का और व्यवस्थित क्रम में करोगे तो आपको पहले लिखना पड़ेगा सबसे छोटा, देन उसके बाद उससे भी बड़ा, यानी दोनों सेम है तो सेम लिख दिया, और फिर क्या हो जाएगा, उससे आपका छोटा हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि इसकी माध्यिका क्या होगी, माध्यिका आप इसकी बता दीजिए क्या होगी। तो आप कहोगे कि माध्यिका क्या बीच की संख्या होगी। बीच की संख्या भाई इधर भी एक है इधर भी एक है, यानी ये है और ये है, ये क्या आंकड़े माध्यिका बीच की होगी। तो आप कह सकते हो कि माध्यिका क्या हो जाएगी, बीच की हो जाएगी। ऐसा मैंने करेक्ट नहीं बताया कि हाँ होगी, लेकिन आप समझने के लिए मैं बता सकता हूँ माध्यिका का मतलब बीच की होता है। ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल लिया है, इसको आप करेक्ट मत समझ लेना मेरे भाई। मैं फिर से बता दूं कि आप कह लो कि आपने गलत बता दिया, नहीं, ये केवल मैंने एग्जाम्पल बताया कि आंकड़ों को हम व्यवस्थित करते हैं, उसके बाद हम अपनी माध्यिका निकालते हैं। बल्कि माध्यिका निकालने के लिए ऑलरेडी हमारे पास फार्मूले दिए गए होते हैं, उन्हीं फार्मूलों से हम माध्यिका का प्रयोग करेंगे। अब माध्यिका निकालेंगे कैसे, माध्यिका में अगर n की वैल्यू क्या हो, सम संख्या हो, n एक सम संख्या हो। n का मतलब क्या है, ये जो आंकड़े दिए गए होते हैं, n का मतलब अगर आप ऐसे समझ लो, ये जो आंकड़े दिए गए होते हैं, ये आंकड़े अगर एक सम संख्या है तो माध्यिका बराबर क्या होगा, मीडियन बराबर क्या होगा, अगर ये सम संख्या है तो 1/2 होता है n/2 वहाँ पद, और प्लस में क्या हो जाता है n/2 प्लस में 1वां पद। ये माध्यिका होता है कब, जब n आंकड़े क्या हो, एक सम संख्या हो। सम संख्या मतलब ऐसे 2 है 4 है 3 ऐसी संख्याएं आए, है ना। दूसरी बात, जब ये विषम संख्या हो जाती है n की संख्या, तो माध्यिका क्या होती है, तो विषम में आसान हो जाता है n प्लस के 1/2वां पद, ये हो जाता है विषम, n प्लस के 1/2वां पद। बस इतनी बात आपको समझनी थी। माध्य बताया मैंने, माध्यिका बताया मैंने, बहुलक भी आप सीख लीजिए, उसके बाद फिर सीधे क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। ठीक बात समझ गए हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ बहुलक क्या है। बहुलक वेरी आसान क्वेश्चन। बहुलक क्या है, बहुत ही आसान होता है, बस देखकर उत्तर आपको देना है कि बहुलक क्या होगा। देखो जैसे मैंने कहा, मैंने संख्या लिख दी 1 2 3 1 2 8 1 9 1 8 1 और 1। हमने कहा इसका बहुलक क्या होगा। बहुलक का मतलब जो आंकड़े में सबसे ज़्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा, 1 आ रहा है, 2 3 4 5 और 6, और तो कुछ आ नहीं रहा। तो जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, बहुलक। ठीक बात, ये बात समझ गए हो ना।
क्लियर। अब मैं क्वेश्चन पर आता हूँ और क्वेश्चन आपको पहला मैं सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है इसको जरा पढ़ो और बताओ क्वेश्चन क्या आएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन कह रहा कि वीक के पहले 3 दिनों, सप्ताह के पहले 3 दिनों का जो औसत तापमान है वो 23 डिग्री सेल्सियस है। अगले 3 दिनों का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 23.5 डिग्री है तो आपको बताना है सप्ताह के अंतिम दिनों का तापमान क्या होगा। अंतिम का मतलब जो लास्ट दिन होगा वो सप्ताह का उसका तापमान क्या रहा होगा। अब आप कहोगे सर ये हम बात कैसे क्वेश्चन में लगाएं। देखो आसान क्वेश्चन है, जो बात बताया उसी को अप्लाई करो। सबसे पहले मैं आपसे केवल इतनी बात जानना चाह रहा हूँ कि पूरे सप्ताह का औसत क्या होगा। आप में से कोई बता सकता है कि पूरे सप्ताह का, और ये आपके पेपर में आया हुआ ही प्रश्न होगा शायद, तभी उन्होंने हमारे पास भेजा है, बाकी आप देख लेना। उन्होंने कहा कि पूरे सप्ताह का औसत क्या होगा। तो आप देखो पूरे सप्ताह का मतलब कितने दिन, वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डे होते हैं। तो चाहे तो हम कह ले पूरे सप्ताह का औसत, या मैं आपसे कह दूं कि 7 डेज का औसत, 7 दिन का औसत। भाई यही तो मैं आपसे कह सकता हूँ, दोनों बातें तो सेम होंगी। और 7 दिन का औसत आपको दिया है, यहाँ से पढ़ो, दिया है पूरे सप्ताह का औसत कितना है। पूरे सप्ताह का औसत 23.5 है, यानी ये जो वैल्यू है 23.5 की है। बात समझ गए हो, ये औसत है और ये क्या है, और ये आपका औसत है और ये दिनों की संख्या है। अगर दिनों की संख्या का आप औसत में गुणा करा देते हो तो कुल योग आ जाता है। क्या आ जाता है, कुल योग आ जाता है। भाई आता है कि नहीं आता है, क्लियर बात, यही तो आता। क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है टोटल योग और बटे क्या होता है, टोटल संख्या। भाई टोटल संख्या। अब अगर मैं आपसे पूछूं योग निकालना है तो योग कैसे निकालोगे, औसत में टोटल संख्या से गुणा करा दोगे। तो अगर मैं यहाँ से योग निकालूंगा, इसका योग क्या होगा, तो आपको पता है कि हमारा जो औसत था 23.5 था, संख्या थी 7 से हमने इंटू करा दिया, तो ये टोटल योग कितने एक वीक का आ गया। 7 पंजे 35 कैरी 3, 7 तियाँ 21, 22, 23, 24 के 4 कैरी 2, 7 दूनी 14, 15, 16, 164.5 आ गया, 164.5 आ गया। ये आया पूरे सप्ताह का। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब आप समझो, अब आपको ऊपर पढ़ना है। पहले 3 दिनों का औसत कितना है, 23 डिग्री सेल्सियस। तो मैं यहाँ से निकालूंगा पहले 3 दिन का योग क्या है, पहले 3 डेज का जो 3 दिन का मैं आपसे पूछूं योग क्या है, तो आप कहोगे योग निकालना है संख्या गुणे औसत कितना है 23 डिग्री, ये हो गया 23 डिग्री, यानी 23 तिया कितना हो गया 69 डिग्री सेल्सियस आ गया पहले कितने दिन का, 3 दिन का। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ अंतिम 3 दिन का। भाई पहले 3 दिन का और आगे के 3 दिन का, यानी कि यहाँ देखो उसके आगे भी 3 दिन का दिन, अगले 3 दिन का। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अगले 3 दिन का क्या होगा। अगले 3 दिन का अगर मैं योग आपसे पूछूं तो अगले 3 दिन का योग क्या होगा। भाई 3 दिन और औसत अगले 3 दिन का कितना है 24, तो 24 डिग्री सेल्सियस इंटू 3 यानी कितना आ जाएगा 72 डिग्री सेल्सियस। ये 3 दिन का योग है पहले, उसके बाद ये 3 दिन का योग है। 3 दिन ये 3 दिन ये, टोटल 6 दिन हो गए। और ये हमारे पास कितने दिन का योग है, 7 दिन का योग है। 3 दिन का योग ये, 3 दिन का योग ये, टोटल 6 दिन का योग हो गया। ये है 7 दिन का योग, तो 1 दिन एक्स्ट्रा इसमें है। मीन्स अगर मैं लास्ट डेज का निकालूंगा, लास्ट डेज का, तो लास्ट डे का क्या आएगा, टोटल कितना है 164.5 और माइनस कर दूंगा 72 प्लस के 69, 72 प्लस के 69 है ना।
देखो निकाल लो, 164.5 माइनस के 9 2 11, 6 6 12, 1 13, 1 14, 141 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से भी लगा लो डिग्री सेल्सियस, घटा लो भाई, यहाँ जब घटाओगे तो 0.5 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा, है ना। देखो यहाँ से पॉइंट इधर हो 15 भाई, देखो इधर से 0.5 तो आपका आएगा ही आएगा, 4 में से 1 गया तो कितना बच गया, 3 बच गया, 6 में से 4 जाएगा तो 2, उत्तर कितना आएगा 23.5 डिग्री सेल्सियस आखिरी दिन का तापमान था। और ये क्वेश्चन आपका लग गया, कुछ नहीं था प्रश्न में मेरे भाई। देखो इन क्वेश्चनों को आपको कोई नहीं कराएगा, मेरा केवल एक ही मकसद है कि जो भी लास्ट टाइम में आपके दिमाग में डाउट आ रहा है वो सारे डाउट को मैं ख़त्म करूंगा, क्योंकि जब विद्यार्थी के दिमाग में डाउट आ जाते हैं तो फिर चीज़ें अच्छे से समझ नहीं आती हैं। तो ये जिसका भी क्वेश्चन था आई होप उनकी समझ में आ गया होगा। अब आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चन पर पहुँचते हैं और 1 बाय 1 करके उन भी प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक बात ना, कोई दिक्कत नहीं भाई, ओके हो गई बात। चलिए अब हम सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं, हमने सारणी के क्वेश्चन, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने ले रखा है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक दिन में एक चैप्टर का रिवीजन करूंगा, तो 100% वो मैं आपको करा रहा हूँ, है ना। चलिए अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उसका जवाब आपको बताना है। याद रखना, माध्य बोले चाहे आपको समांतर माध्य बोले चाहे आपसे औसत बोले, वो एक ही चीज़ होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, 2 नंबर, जरा ये समझो। ये प्रश्न कह रहा है यदि 6 8 5 यदि 6 8 5 और क्या है 6 8 5 7 x तथा 4 का जो माध्य है, 4 का माध्य कितना दिया गया है 7, माध्य 7 है, तो कहा गया x का मान बताओ। x का क्या बताना है, मान बताना है। इस क्वेश्चन को बताओ x का मान क्या होगा। आसान क्वेश्चन है, अभी जस्ट मैंने बताया। पूछे क्या है आपसे, आपसे इस x की वैल्यू पूछे है, बाकी सब कुछ तो दिया गया है। तो आपके पास क्या है भाई, देखो मैं अगर डाटा लिखूं तो 6 है, 8 है, 5 है, 7 है, x है और देन क्या है 4 है। ये इतने डाटा है ना, अरे है कि नहीं है। और इनके डाटा का अगर मैं आपसे कह दूं, इन डाटाओं का मैं ऐड कर दूं, इन सबको मैं ऐड कर दूं और इनकी संख्या से मैं भाग कर दूं, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 से भाग कर दूं, तो ये किसके बराबर आएगा, यही तो माध्य के बराबर आएगा, है ना भाई। अभी जस्ट मैंने बताया है, अभी मैं इधर आगे लिखे भी दिए रहा हूँ मैं आपको, ताकि आप समझ में आ जाए। माध्य बराबर होता है टोटल योग और बटे हो जाता है टोटल संख्या, यही तो मैंने लिखा। तो टोटल योग के लिए हमने इन सारी संख्याओं को जोड़ दिया, टोटल 6 संख्याएं थी, 6 से मैंने भाग कर दिया और ये औसत के बराबर, माध्य के बराबर। अब ये 6 बट्टे में उधर गुणे में, इन सबको जोड़ लो। 8 6 14, 14 5 कितना हो गया 19, 1 20, 6 26, 26 4 30, यानी ऊपर आ गया x प्लस में 30 बराबर, ये 6 गया उधर गुणा कर देगा तो 6 हो गया इंटू 7, तो x प्लस 30 बराबर कितना आ गया 6 7 42। अब x की वैल्यू निकालना है, इस 30 को उधर भेजो माइनस में हो जाएगा, 42 माइनस के 30 यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी, यही क्वेश्चन का जवाब है। अब अगर x की वैल्यू 12 रख दोगे तो 30 10 40 तो 42, 42 को 6 से भाग करोगे 7 आ जाएगा। तो समझिए ये आपके पेपर का आया हुआ प्रश्न है ना। लग गया होगा, उम्मीद करते हैं अब ये चीज़ आपकी लग गई होगी, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, ज़रा उसको लगाने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 क्या है उसको लगाने की कोशिश करनी है। ज़रा देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि किसी कक्षा के क्या कह रहा है 7 छात्रों का वजन क्रमशः आपको दिया गया है। कैसे कैसे दिया गया, 48 52 40 60, 48 52 40 60
53, 54 है ना, और क्या है 49 kg है, 49 kg है। तो पूछा क्या गया है, छात्रों का माध्य बताओ, छात्रों का बताना है माध्य। ये प्रश्न है आपका कि छात्रों का माध्य बताओ। अब जरूरी नहीं कि आपके पेपर में यही लैंग्वेज आए, है ना, मैं पूरी बात आपको क्लियर करा दूँ, जरूरी नहीं यही लैंग्वेज आए। माध्य के स्थान पर वो भी कह सकता है कि छात्रों का औसत भार बताओ, तो भी आपको बताना ही पड़ेगा वही कंसेप्ट। मैंने माध्य इसलिए लिखा ताकि दिमाग में आप ये ना समझ पाओ कि क्या पता ये क्वेश्चन आए या ना आए। ये 100% आ सकते हैं क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन बुक में बहुत सारे मात्रा में भरे पड़े हैं। इन सबको ऐड करेंगे तो ऐड करोगे
30 के 0 कैरी कितना आ गया 3 आ गया। 1 4 1 5 5 5 और 9 5 14 6 20 20 8 28 28 2 30 30 3 कितना हो गया 33। ये इसकी वैल्यू 33 आ गई। एक एफ वालों को ऐड कराओ। 12 8 20 20 9 29 31 2 32 32 6 कितना हो गया भाई 32 6 38 38 2 40, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई तो 40 आ गई। अब आपको पता है ये है एफ की वैल्यू, ये है एफ एक्स की वैल्यू, और माध्य का फार्मूला क्या होता है आप अच्छे तरीके से पता है आपको। माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपान क्या होता है भाई सिग्मा एफ होता है। सिग्मा एफ एक्स अपान क्या होता है सिग्मा एफ होता है। बस वैल्यू रखो, सिग्मा डजंट मैटर, सिग्मा की कोई वैल्यू नहीं होती है, बस फार्मूला होता है स्टैंडर्ड, इसलिए हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर एफ एक्स देखो कितना आया है, एफ एक्स आया है 330, सो मेंशन कर दिया मैंने 330। एफ की वैल्यू कितनी आई है 40, काट दो इसको, जब काटोगे 4 सतह 28 कितना बचा 4 अठे 32, 4 अठे 32, एक बच गया दशमलव लगाओ, उस एक में 0 बढ़ाओगे 10 हो जाएगा। 4 दूनी 8 कितना बचा 2 बचा, 4 पंचे 20, 8.25 क्या आ जाएगा क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा, नोट कर सकते हो। 8.25 क्या आएगा क्वेश्चन का सही जवाब आएगा, आप इसको नोट कर सकते हो 8.25। ठीक बात, समझ में आ गया भाई कि नहीं आ गया आपकी। चलिए नेक्स्ट अगला देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है उसको भी ज़रा समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और अब माध्य के आपके सारे क्वेश्चन हो गए। देखिए मैंने एक एक क्वेश्चन माध्य का ले लिया है, सारणी के मेरे 2 क्वेश्चन कराए क्योंकि सारणी में काफ़ी सारे विद्यार्थियों को दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने सारणी के 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आपको करना है। क्वेश्चन है कि 2 5 8 1 2 5 8 1 2 उसके बाद 7 13 की माध्यिका बताओ। इसकी आप क्या बताना है मीडियन बताना है, माध्यिका बताना है। अब ये तो क्वेश्चन आसान है, लगाओ इस क्वेश्चन को क्या होगा आंसर, इस क्वेश्चन को लगाओ क्या होगा आंसर। भाई माध्यिका है तो इनको हमें जो ये आंकड़े दिए गए 2 5 8 1 2 7 13 ये वर्गीकृत नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, तो इनको हम व्यवस्थित करेंगे। तो इनको हम आरोही में कर लेते हैं या फिर अवरोही में कर लेते हैं। हमने इनको आरोही क्रम में करा, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे, मीन्स हम 1 लिखेंगे। 1 के बाद ये 2 और ये 2 दोनों इक्वल हैं तो ये इक्वल स्थान पर आ जाएंगे। 2 के बाद 3 है नहीं, 4 है नहीं, 5 लिख लेंगे 5। 5 के बाद 7 फिर 8, तो 7 हो गया 8, देन लास्ट में क्या आ गया 13। अब इतना काम करने के बाद कभी कभी हम जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ कर जाते हैं हम सभी लोग, क्या कि हम यहाँ और यहाँ लिखने में 1 या 2 संख्या छूट जाती हैं। इसीलिए हम अपने भ्रम को दूर करने के लिए यहाँ और यहाँ एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर से नीचे 7 है तो क्या ऊपर भी 7 थी। 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल। तो n की वैल्यू क्या आ गई 7, और 7 क्या होता है एक विषम संख्या होता है। अगर 7 एक विषम संख्या है तो माध्यिका बराबर कौन सा फार्मूला लगेगा n/n + 1/2वां पद। बस अब आप डायरेक्ट यहाँ से बता दीजिए n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू 7 + 1/2 यानी 8/2। 8/2 को काटोगे तो 4वां पद क्या होगा, चाहे आगे से काउंट कर लो चाहे पीछे से काउंट कर लो, 4वां पद आपका 5 होगा। 4वां पद क्या होगा 5 हो जाएगा। बात समझ में आई। तो अगर n की वैल्यू विषम होती तो ये फार्मूला, सम होती तो 1/2, n/2वां पद प्लस n + 1/2वां पद। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको आपको हल करने की कोशिश करना है। अगला देखो, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, यह कह रहा है कि 3 के प्रथम 6 गुणजों, ये क्वेश्चन बढ़िया है ना। 3 के प्रथम 6 गुणजों, इसके भाई
6 गुणजों की माध्यिका आपको बताना है। 3 के प्रथम 6 गुणजों की माध्यिका बताओ, माध्यिका बताओ। अब इस प्रश्न को लगाओ, क्या आएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। 3 के प्रथम 6 गुणजों की माध्यिका आपको बतानी है। कैसे लगाओगे इस प्रश्न को, एक बार ट्राई करो फटाफट तरीके से सभी विद्यार्थी। गुणज का मतलब क्या होता है, गुणज का मतलब होता है फैक्टर। फैक्टर का मतलब जो टेबल में आ जाएं। तो 3 के टेबल में कौन कौन से आएंगे, फर्स्ट 6 आपको बताना। तो सबसे पहला तो अगर मैं गुणज की बात कर लूँ, 3 के प्रथम 6 गुणज मैं लिख भी देता हूँ। 3 के जो प्रथम 6 गुणज हैं वो कौन कौन से होंगे। पहला तो स्वयं 3 होगा, दूसरा 6 होगा, तीसरा 9 होगा और चौथा 12 होगा, फिर 15 होगा, फिर 16 होगा, सॉरी 18 होगा। 16 हमने तो संख्याएं लिख दी, 18 हो जाएगा। यही तो 6 गुणज हो गए, 3, 6, 9, 12, 15 और 18। इनकी माध्यिका बताना है। अब ये सीक्वेंस में लिखे हैं ऑलरेडी, क्योंकि गुणज क्या होते हैं, ऑलरेडी व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ से बताओ n की वैल्यू क्या है, 6, और 6 क्या है, एक सम संख्या है। अगर 6 एक सम संख्या है तो आप माध्यिका क्या लिखोगे, माध्यिका 1/2 n/2 वहाँ पद। अभी यही मैंने शुरुआत में सारा कुछ बता दिया, उसके बाद मैंने चैप्टर में एंट्री मारी है ना, प्लस में n/2 और प्लस में 1 वहाँ पद। बस यही करना है। तो आप यहाँ लिखोगे 1/2, n की वैल्यू कितनी है 6, तो 6/2 वहाँ पद। बस यहाँ कभी कभी गलती क्या होती भी बताऊँगा। 6/2 प्लस में क्या होगा 1 वहाँ पद, है ना। अब देखो 2 से काटोगे तो 3 बार में, 2 से काटोगे तो 3 बार में, तो ये क्या आ जाएगा 1/2। यहाँ आ जाएगा आपका 3वां पद, और प्लस में 3 + 1 क्या होगा 4वां पद। अब काफ़ी सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, 4, 3, 7, 7 को 2 से भाग करेंगे 3.5। नहीं, आपको करना क्या, आपको बेसिकली यहाँ पर पद रखने हैं। भाई देखो 3वां पद, अब इसमें देखो तीसरा पद कौन सा है 1, 2, 3, क्या तीसरा पद 9 है, चौथावां पद क्या है 12। तो अब इस तरीके से आपको लगाना है। अब देखो 1/2 करोगे, फिर 12, 8, 20, 1, 21, तो यहाँ से 21 का हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराएगा 10.5 आ जाएगा माध्यिका। माध्यिका कितनी आएगी 10.5, 2 दहम 20, 2 पंचे 10, 10.5 माध्यिका आएगी। तीसरा और चौथा पीछे से लोते तो तीसरा और चौथा 12, 8, 20, 21/2 10.5, ठीक है ना। 10.5 क्वेश्चन का क्या आएगा, सही जवाब आ जाएगा। क्या बात आपकी समझ में आई है, क्या ये बात आपकी समझ में आई है। हो सकता है अभी कुछ विद्यार्थियों को समझ में ना आई हो, तो मैं क्या करता हूँ एक और क्वेश्चन कराता हूँ ऐसा, ताकि आप समझ जाओ, ठीक है ना, ताकि आप समझ जाओ, ठीक है ना। चलो देखो मैं ऐसा एक और क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, उसको आप करिए फटाफट तरीके से। इसी तरीके से आपको करना है। मैंने क्वेश्चन क्या लिखा, क्वेश्चन मैंने ये लिख दिया, 7 के प्रथम 8 गुणजों का 8 गुणजों की माध्यिका बताओ। 7 के प्रथम 8 गुणजों की क्या बताना है, माध्यिका। चलो बताओ। अब 7 के 8 गुणज कौन से होंगे, पहला खुद 7, फिर 14, फिर 21, फिर 28, फिर 35, फिर 42, फिर 70, 47, 49 और फिर 56, यही तो होंगे। 7 दूनी 14, 21, 28, 35, 42, 49 और 56। अब क्या बताना माध्यिका। इनकी वैल्यू क्या है 8। 8 क्या है, एक इवन नंबर है। 8 एक सम संख्या है। जब सम संख्या तो मीडियन क्या होता है 1/2, n/2 वहाँ पद, n/2 वहाँ पद और प्लस में n/2 प्लस के 1 वहाँ पद। अब आप देखो माध्यिका निकालोगे, काटोगे तो 4 + 5, चौथा पद है 28, 40, 30, 50, 8, 5, 13, 63/2 आ जाएगा। फिर लगा ही लेते हैं, n/2, n क्या है 8, 8/2 वहाँ पद, ठीक है ना, 8/2 वहाँ पद और प्लस हो जाएगा 8/2 प्लस के 1 वहाँ पद। ये क्या हो जाएगा प्लस के 1 वहाँ पद। काटोगे 2 चौके 8, काटोगे 2 चौके 8, तो ये आएगा 1/2। ये आ जाएगा 4वां पद। क्या आएगा 4वां पद, प्लस के 4 प्लस में 1 करोगे तो 5वां पद। अब आप यहाँ 4वां पद और 5वां पद रख के अपना देखो,
4वां पद चाहे से पीछे जोड़ो आगे से 1 2 3 4 क्या आ जाएगा 28 और 5वां क्या आ जाएगा 35। इसको जब ऐड करोगे 8 5 13 3 2 5 1 6 63/2 करोगे 2 3 6 2 1 कम 2 है ना 2 3 6 हो गया 2 1 कम 2 2 5 10 31.5 31.5 जिनका आ रहा था वो सही है। 31.5 आ रहा था बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 31.5। तो देखो ये इतना ही चैप्टर था, ये इतना ही चैप्टर था। अगर आपको लगता है कि इस चैप्टर में मैंने कुछ भी ऐसा कुछ छोड़ दिया है, मिस कर दिया है, तो वो आपको याद रखना है। मैं फिर से आपको बता दूं, जो बहुलक वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुलक वाला क्वेश्चन, ये बहुविकल्पी में इसके बहुत ज़्यादा चांस हैं बहुलक वाले के कि ये बहुविकल्पी में पूछ सकता है, जो भी नंबर हो, आधा नंबर 1 नंबर का जो भी। और यहाँ से जो एक क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो मैं कुछ चैप्टर बता देता हूँ जो चैप्टर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बताता हूँ, एक तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो वॉल्यूम वाला चैप्टर है यानी 3D वाला, जिसमें आप क्या निकालते हो आयतन, संपूर्ण पृष्ठ, टोटल पृष्ठ, वो इम्पॉर्टेंट है चैप्टर। और तीसरी बात आपकी ट्रिगो भी इम्पॉर्टेंट है। ट्रिगो का मतलब त्रिकोणमिति, ये वो चैप्टर है तो सारे विद्यार्थी नहीं कर पाते हैं यहाँ के क्वेश्चन। मेरी बात को मानिए, सारे विद्यार्थी यहाँ के क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं और आपको सारों से अलग रहना है, क्योंकि आपको मैंने कितनी बार पढ़ाया, खुद सोचो आप। मैंने आपको पवन सीरीज सॉल्व करा दी, मैंने आपको पूरी बुक सॉल्व करा दी, बुक के सारे एक्सरसाइज, 7 से 8 मॉडल पेपर मैंने सॉल्व कराए, 4 से 5 मैंने मॉक टेस्ट आपको कराए, सारे प्रीवियस ईयर मैंने आपको करा दिया। और अब फिर मैं आपको एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म कर रहा हूँ। ये सारे बुक के ही क्वेश्चन आपके हैं, कहीं अलग के क्वेश्चन नहीं हैं। तो याद रखना, प्लेलिस्ट बनी है, मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ जो भी आपके चैप्टर कमज़ोर है, चैप्टर वाइज भी है, मॉक भी है, कुछ भी है, पढ़ लो भैया। 22-23 तारीख तक अच्छे से विधिवत तैयारी कर लो, ताकि इस बार पूरी ना, वो कहते नहीं गंगा नहा लेना, इस बार इसका पेपर देकर फिर यही आप कहोगे बस हो गया, अब कुछ नहीं करना है, अब हमें DLED वाले से नज़र हटा लेनी है, फिर अब हमें नज़र धरनी है टेट, सुपर टेट, सीटेट के ऊपर। ठीक बात ना। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, अपने इष्ट मित्रों के संग जरूर शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और चैप्टर के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।